गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सनराइज करियर एकेडमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की नंबर 1 एकेडमी है, जिसने विगत एक वर्ष में सेना के क्षेत्र में सर्वाधिक सिलेक्शन दिए। चलिए, कैप्टन एस कुमार सर, जो कि सनराइज करियर एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में तमाम डिफेंस का फिजिकल कराया जाता है। दूर दराज के जो छात्र हैं, जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सनराइज करियर एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा, ताकि बिना किसी रुकावट के वह सेना के क्षेत्र में अपना करियर बना सके। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं सभी लोगों का फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं सनराइज करियर एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था। और जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी और तमाम बी और सी ग्रेड के जॉब। और इसमें आज पहले लेक्चर से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशंस देख लेते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने बताया, सनराइज करियर एकेडमी सेना के क्षेत्र में चित्रकूट जिले की नंबर 1 संस्था है। सनराइज करियर एकेडमी में सेना के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सेना के लिए, उनके लिए फिजिकल की सुविधा, प्री मेडिकल की सुविधा, जिस तरीके से आपको फोटो में दिखाया जा रहा है सेम ऐसा ही, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए सेना में जाने की संपूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में कराई जाती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस फोटो में, कैप्टन एस कुमार सर सनराइज करियर एकेडमी के स्टूडेंट्स को फिजिकल कराते हुए, बहुत ज़बरदस्त फिजिकल होता है और इसका परिणाम भी निकलता है। विगत एक वर्ष में 11 सिलेक्शन भारतीय सेना में सनराइज करियर एकेडमी ने दिया। सेना के तमाम कोर्स जैसे इंडियन आर्मी जीडी, इंडियन आर्मी नर्सिंग, क्लर्क, टेक्निकल ट्रेडमैन, इसकी पूर्ण तैयारी कैप्टन एस कुमार सर के मार्गदर्शन में होती है। और भी तमाम कोर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे का एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप, आरपीएफ, आरपीएसएफ, आईटीआई ट्रेड, टिकट कलेक्टर, कमर्शियल क्लर्क, आरआरबी, एएसएम की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और बाकी दूसरे कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एसएससी के तमाम कोर्स जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एमटीएस। और खास बात यह है दोस्तों कि रेगुलर टेस्ट, असाइनमेंट, डेली प्रैक्टिस, और जब भी कोई एग्जाम आने वाला होता है तो उसका पहले से ही छात्रों को अवगत करा दिया जाता है। और एकेडमी में ही फॉर्म भरने की सुविधा भी उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम टीचिंग कोर्स को देखें तो बीएड की संयुक्त परीक्षा, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में भी सर्वाधिक सिलेक्शन सनराइज करियर एकेडमी ने विगत एक वर्ष में दिए। विगत एक वर्ष में सनराइज करियर एकेडमी में चयन होने वाले छात्र, अभी 2021 की शुरुआत हुई है और हमारे 2 चयन हो गए हैं। संतोष कुमार यादव, जिनका चयन आर्मी जीडी में हुआ है, संगम त्रिपाठी, जिनका चयन आर्मी जीडी में हुआ है। और 2019-20 की हम बात करें तो 2019-20 के बैच में ये तमाम सिलेक्शंस सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से हुए हैं। तो वो तमाम छात्र जो सेना के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा एड्रेस है ओम प्लाजा, ट्रैफिक चौराहा, करवी, चित्रकूट, और हमारा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर एसएससी जीडी की हम बात करें तो एसएससी जीडी के तमाम कोर्स जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। दूर दराज के जो छात्र हैं उनके लिए फिजिकल की सुविधा, प्री मेडिकल, हॉस्टल, मेस, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। सबसे बड़ी बात, कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान। तो चलिए अब अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज अर्थव्यवस्था से। और आज का पहला चैप्टर, मेरा नाम है सिद्धांत, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं सनराइज करियर एकेडमी का एजुकेटर हूं। आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि मैंने बताया, आज के जो मेरे टारगेटेड ऑडियंस हैं वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, डिफेंस। आज जो चीज़ मैं बेसिक तरीके से बहुत ही जीरो लेवल से कवर करने वाला हूं, सभी स्टूडेंट को मैं आशा करता हूं समझ में आएगा।
जिनको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई जरूर करें ताकि मैं इस गुणवत्ता को और भी अच्छा बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र। तो कभी भी अगर हम बात करें अर्थशास्त्र तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करेंगे अर्थ, देखिए यहाँ पे जो शब्द है अर्थ और उसका शास्त्र, तो क्लास ये जो अर्थ शब्द आया है ये संस्कृत संस्कृत भाषा से निकला है अर्थ। और अर्थ का मतलब होता है पैसा, इनकम, मनी, वेल्थ। और शास्त्र का मतलब होता है उसका अध्ययन, यानी पूंजी का अध्ययन। अर्थ अर्थ का मतलब क्या हो गया? पैसा, पूंजी। और शास्त्र का मतलब क्या हो गया? अध्ययन। इसका मतलब पैसों का या अपनी वेल्थ का या अपनी पूंजी का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जो प्रोफेसर सैमुअलसन है उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो बहुत ही बड़े फेमस पर्सनैलिटी जिन्होंने अर्थव्यवस्था का एक अलग से स्वरूप दिया है इनके बारे में तो इनके कथन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी है, कथन पूछ सकता है। तो जो प्रोफेसर सैमुअलसन थे उन्होंने अपनी परिभाषा में क्या बताया कि उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो जरा देखिए, अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। ये इनके कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? जरा देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक, अब देखिए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। सामाजिक मतलब समाज को भी लेके चल रहा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? जरा देखिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, देखिए वस्तु, सेवा, जैसे बैंक की सेवा है और वस्तु, वस्तु का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में उसका उत्पादन होने के बाद पूरे देश में उसका वितरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है और उपभोक्ता द्वारा उसका उपभोग किया जाता है। और इन्हीं सब का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन बिल्कुल आ सकती है आप लोगों के एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें डेफिनेशन ना आए, और अर्थशास्त्र में डेफिनेशन तो बिल्कुल आ सकती है। अगले शब्द में देखा जाए तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्द अर्थ धन और शास्त्र की संधि से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन करना। भाई सीधी सी बात है, जब हमारे सैलरी आती है मंथली तब हम उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। दिमाग में एक कीड़ा सा घूमता रहता है कि यार इतना सारा पैसा है, कहाँ इसको इन्वेस्ट किया जाए कि और पैसा बढ़े। तो सीधी सी बात है, हम अध्ययन कर रहे हैं ना, उस पैसे को इन्वेस्ट करने का अध्ययन कर रहे हैं कि इस पैसे को और कैसे लगाया जाए कि इसी पैसे से पैसा बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है? किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसीलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए दोस्त, एक शब्द होता है अर्थशास्त्र और एक शब्द होता है अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन और व्यवस्था का मतलब होता है उसे मैनेज करना। इन दोनों शब्दों में अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी यहीं पर आपको मेंस और प्रीलिम्स में फंसाने की कोशिश करेगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में यही अंतर है कि अर्थशास्त्र का मतलब उस धन का अध्ययन, पूंजी का अध्ययन, वेल्थ का अध्ययन, और अर्थव्यवस्था का मतलब उसी धन को अलग अलग फील्ड में मैनेज करना, इन्वेस्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब भी अर्थव्यवस्था की बात आती है तो एक सबसे प्रसिद्ध नाम एडम स्मिथ, सबसे प्रसिद्ध नाम एडम स्मिथ, और इनकी जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, इनकी जो किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, ये आपको रट के रखना है। अगर अर्थव्यवस्था आप पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही चर्चित नाम एडम स्मिथ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसको तो आपको रट के रखना है। तो देखिए क्या बोला गया है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे 1776 के समय के एडम स्मिथ, और उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में
अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। क्या माना? जो अर्थशास्त्र होता है वो विज्ञान होता है किसका? धन का विज्ञान। ये कथन किसके हैं? एडम स्मिथ के। और इन्होंने अपनी कौन सी किताब में इसको दिया? कब? वेल्थ ऑफ नेशन में। ध्यान दीजिए, किताब का पूरा नाम तो नहीं आता है एग्जाम में, सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन आता है। और ये जो किताब है वो 1776 में प्रकाशित हुई थी। देखिए, आज से लगभग 250 साल पहले की बात हो रही है। तो प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, अगर उनके बारे में हम देखें तो क्या मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह धन का क्या है? विज्ञान। यानी धन के बारे में खोज होती है, धन को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, क्या इसके रूप होते हैं, कैसे धन जुटाया जा सकता है, कैसे इसको बनाया जा सकता है, ये सब सब किसमें था? एडम स्मिथ की किताब, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन में। अब दूसरे अर्थशास्त्री आते हैं डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल। अब इन्होंने अपनी किताब में क्या प्रकाशित किया? डॉक्टर मार्शल ने 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत, यानी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर मार्शल के जो जो किताब थी वो 1890 में प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अर्थशास्त्र के सिद्धांत। और इंग्लिश में बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसे लोकप्रिय बना दिया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्स, ब्रिटेन के, 1932 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एन ऐसे ऑन द, सुनिए, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र को दुर्लभता का सिद्धांत माना। क्या माना? दुर्लभता का सिद्धांत माना। आ सकता है आपके यूपीएससी में। आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र माना, कि जो ये अर्थशास्त्र है ये ग्रोथ ऑफ साइंस है किसी भी नेशन के लिए, इसी से विकास हो सकता है। तो ये जो बड़े बड़े कथन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। चाहो तो वीडियो पॉज करके इसके नोट्स आप बना सकते हैं। और ये जो नोट्स इसमें आपको दिख रहे हैं, मैंने कोई भी फालतू की चीजें इसमें नहीं डाली हैं अपने पीपीटी में। इसमें वही चीजें हैं, अत्यधिक मात्रा में नोट्स हैं, ताकि आप पॉज करके एक बढ़िया और सुव्यवस्थित नोट्स बना सकें। जिस तरीके से ये पीपीटी बना है बस उसी तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये नोट्स आपके यूपीएससी एग्जाम में काफी मददगार होंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार। अब देखिए, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, तो उन्होंने टोटल 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था को बताया कि टोटल अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के 2 प्रकार होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटी अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़ी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र। तो जरा पढ़ लेते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आ सकता है और बिल्कुल आ सकता है, अर्थव्यवस्था का पार्ट है और आए भी हैं ऐसे क्वेश्चन। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म मतलब छोटा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ग्रीक उपसर्ग माइक्रो, माइक्रो का अर्थ है छोटा और प्लस अर्थशास्त्र। तो जो छोटी अर्थशास्त्र है वो हो गया हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत व्यय, परिवार एवं फर्म विशिष्ट रूप से उन बाजारों से सीमित साधनों के आवंटन का निर्माण करते हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। यहां से आपको ये समझना है कि जहां पर छोटी अर्थव्यवस्था होगी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। अब जैसे अगर भारत और नेपाल में हम तुलना करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी है और नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो छोटी है। तो भारत के संदर्भ में नेपाल की अर्थव्यवस्था व्यष्टि अर्थव्यवस्था है और हमारी समष्टि अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब बड़ा, वृहत, वृहत अर्थव्यवस्था, वृहत इकोनॉमी। वृहत अर्थशास्त्र में इसके विपरीत होता है जिसमें वृद्धि, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी से संबंधित क्रियाकलापों का कुल योग शामिल होता है। देखिए देखिए इसमें क्या क्या बोला गया है, वृद्धि भी हो रही है, मुद्रास्फीति भी हो रहा है, बेरोजगारी से संबंधित जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सभी का कुल योग शामिल होता है समष्टि अर्थशास्त्र में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के पूर्व में बताए गए पहलुओं पर राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां
जैसे कि कराधान के बदले स्तरों के प्रभावों की भी चर्चा करता है। तो ये थी समष्टि अर्थव्यवस्था और ये थी व्यष्टि अर्थव्यवस्था। इसका इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर क्या है? आखिर क्या अंतर है? क्यों किसी देश की अर्थव्यवस्था को समष्टि अर्थशास्त्र बोला जाता है और क्यों किसी देश की अर्थव्यवस्था को व्यष्टि अर्थव्यवस्था बोला जाता है? जरा देखिए, इसके माध्यम से हम देखेंगे। सबसे पहले, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयां जैसे व्यक्तिक परिवार होता है, फर्म होता है, उद्योग होता है आदि का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब छोटे होते हैं। अब वहीं हम बात करें समष्टि अर्थव्यवस्था की, तो समष्टि अर्थव्यवस्था में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, पूरा ए टू जेड। पूरे एक, जैसे भारत की बात करोगे तो पूरे भारत का अध्ययन, हर एक सेक्टर्स का, हर एक उद्योग का, हर एक उपभोक्ता का, हर एक बेरोजगारी, हर चीज इसमें आता है। गरीबी, बेरोजगारी, अमीरी, सब चीज इसमें आ रही है। लेकिन अगर व्यष्टि की बात करें तो क्या आ रहा है? व्यक्ति का आ रहा है, परिवार आ रहा है, फर्म आ रहा है, उद्योग आ रहा है, बस इनका अध्ययन हो रहा है। आगे बात करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र को व्यष्टि विश्लेषण या मूल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर समष्टि की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र को विश्लेषण को समष्टि विश्लेषण की आय व रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी जहां पर भी रोजगार, गरीबी उन्मूलन ये सब आ रहा है वो समष्टि अर्थव्यवस्था में आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग आदि को अनुकूल स्थिति प्राप्त कराने में सहायक होती है। अब वहीं हम बात करें, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अनुकूल स्थिति में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, फर्म, उद्योग व उत्पादन इकाइयों में उच्चावचन की व्याख्या करती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उच्चावचन की व्याख्या करती है। आगे बढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान व नीति प्रस्तुत करती है, जबकि राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण करने में इसका कोई महत्व नहीं होता। यानी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं होता। वहीं समष्टि की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्धारण में महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, यही तो इंपॉर्टेंट है। इसका ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स में आप लिख सकते हैं इसको। आगे, अभी तक हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की, अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। देखिए, व्यवस्था, व्यवस्था शब्द ही, व्यवस्था का मतलब ही होता है मैनेज करना। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था यानी अर्थ, संस्कृत में हम समझा अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था मतलब उसको मैनेज करना, यही हमारी इकोनॉमिक्स हो जाती है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत। देखिए, उत्पादन, जो कंपनी उत्पादन करती है, फिर उसका वितरण और उपभोक्ता द्वारा उसका खपत, यही तो अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में यही तो होता है। कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है, उसका वितरण करती है, उपभोक्ता उसे खरीदते हैं और खपत करते हैं, और जिसके बदले में पूंजी देते हैं, पैसा देते हैं, और इसी से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है, और उदाहरण के लिए अगर हम कहते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करना, उसका वितरण करना, यानी जितनी भी डिमांड आ रही है उसकी सप्लाई करना, और उपभोक्ता द्वारा उसकी खपत करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी भी कंट्री में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों की डिमांड है 100 मोटरसाइकिल, और किसी कंपनी ने 100 मोटरसाइकिल बना के उन्हें दे दी, वितरण कर दिया, अब वह उसका उपभोग कर रहे हैं। तो यही तो हो गया अर्थव्यवस्था, यही तो हो गया पैसों का मैनेजमेंट। आगे चलते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को अगर देखा जाए कि जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने क्षेत्रों में बांट रखा है, तो हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उनको मूलतः 3 क्षेत्रों में बांट रखा है, लेकिन अगर इसके सब क्षेत्र भी मिला दिया जाए तो यह टोटल 5 क्षेत्र में है। मैं चौथा और 5वां क्षेत्र भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में काफी बार आया है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो 3 क्षेत्र होते हैं। लेकिन
अगर इसको आप और गहराई से पढ़ोगे तो आगे चल के 3 से ये क्षेत्र हो गए हैं 5। तीसरे का ही सबरूप हो गया है। आगे पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला है, देखिए, अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों में सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें तवज्जो दिया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसको कच्चा ज्यों का त्यों ही प्राप्त कर लिया जाता है और उसका वितरण कर दिया जाता है। यही हमारा होता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। अब इसका एग्जांपल देता हूं। उत्खनन, जैसे जमीन से कोयला निकाला, तो कोयला निकाला क्या है? कच्चा माल है ना, कच्चा वस्तु है, और उसको डायरेक्टली जाके बाजार में बेच दिया। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि आपको जो कोयला है उसको मॉडिफाई करना पड़ता हो। कृषि कार्य, भाई आपने खेत में गेहूं उगाया और गेहूं की कटाई करने के बाद उसे डायरेक्टली आपने मार्केट में बेच दिया। उसमें अलग से कोई चीज करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। पशुपालन, गाय, गाय का दूध निकाला और बाजार में जाके बेच आए, तो कच्चा ही हुआ, पका के थोड़ी ना बेचते हैं। मछली पालन, अब मछली पालन, जो कोई व्यक्ति मछली पालन करता है तो जिंदा ही मछली तो देता है ना, जो वो अपने कस्टमर्स को। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मछली काट के, पका के, बना के, पूरा खिला के भेज रहा है। तो ऐसे क्षेत्र, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी क्षेत्र में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी क्षेत्र में एग्जाम्पल आता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि प्राइमरी क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो आपका उत्खनन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध गतिविधियां भी कहा जाता है। अब बोल सकते हैं कि जहां पर भी कृषि हो रही है वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा। किसानी, आपने देखा, जहां भी किसानी शब्द आ रहा है तुरंत आप बोल दीजिए कौन से क्षेत्र का है? प्राइमरी क्षेत्र का है। ठीक है। अब कृषि की बात करें तो किसी चीज की भी कृषि आपका सीधे प्राथमिक क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। दूसरा देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था का दूसरा क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर जिसे बोलते हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, अद्वितीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहा और इस्पात, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट, केक इत्यादि। वास्तव में इस क्षेत्र में विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है। देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं कैसे द्वितीय क्षेत्र कैसे बन गया। भाई प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुआ करता था? कृषि, है ना, कृषि ही तो हुआ करती थी। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हुआ करती थी, तो कृषि से आप लोगों को क्या मिल रहा है? आटा मिल रहा है, मैदा मिल रहा है, दाल मिल रहा है, चना मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, ठीक है, और मछलियां मिल रही हैं। तो ये तो रहा भाई आपका प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन उन्हीं उन्हीं मटेरियल को उपयोग करके आपने कोई दूसरी चीज बना दी, तो वही क्या हो गया? हमारा द्वितीय क्षेत्र। अब उस दूसरी चीज को बनाने के लिए आपको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत पड़ी, या प्लांट की जरूरत पड़ी, कंपनी की जरूरत पड़ी, इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए बिस्किट, बिस्किट की बात करता हूं। बिस्किट किससे बनता है? आटे से बनता है, गेहूं के आटे से बनता है, मैदे के आटे से बनता है, ठीक है, और भी कई सारे आटों को मिला के बनता है। लेकिन वो जो आटा है वो कहाँ से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है ना। तो कहने का मतलब, द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के जितने भी संसाधन है उनको लेके मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, और जो फैक्ट्री में तैयार करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वही हमारा द्वितीयक क्षेत्र का प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूं लोहे का, लोहे को जब जमीन से निकाला जाता है तो वो बहुत कच्चा रहता है। वो इतना कच्चा रहता है कि अब यूं मान के चलिए आप उसको हाथ से भी तोड़ सकते हो, भुरभुरा होता है। लेकिन जब उसका उत्खनन करके, अब देखिए उत्खनन किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है तो कौन सा क्षेत्र हुआ? प्राथमिक क्षेत्र हुआ ना। देखिए उत्खनन, और जब उसका उत्खनन करके बाहर निकाल के जब उसको कंपनी में लेके गए, ठीक है, और कंपनी में उसको क्या किया? मैन्युफैक्चर किया, उसको तपाया, तपाया, उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई और वो एकदम ठोस हो गया। और ठोस हो गया तब जाके उसका वितरण करना किया जा रहा है। अब देखिए, इस लौह को तपाने के लिए आपको एक कंपनी की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? एक कंपनी की जरूरत पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ी। और जब आपको एक कंपनी की जरूरत पड़ रही है तो वो किस में आ गया? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है।
वास्तव में इस क्षेत्र के विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता है। यही कारण है कि औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कहीं पर भी अगर किसी भी उत्पादन, किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन की बात आती है, बनाने की बात आती है, मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, वो द्वितीयक क्षेत्र की बात कर रहा होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा का क्षेत्र। ठीक है। अब सेवा का मतलब कभी भी ये मत समझ लीजिएगा कि सेवा का मतलब गए और बूढ़ों के पैर दबा के आ गए, ठीक है, और किसी को खाना खिला दिए। ये सेवा नहीं होती है। सेवा क्या होती है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जरा देखिए। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, आर्मी, पुलिस। ये सब क्या है? सेवा। आपने देखा ना, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। देखिए लास्ट में एस आ रहा है, ठीक है, तो एस का मतलब क्या होता है? सर्विस, यानी सेवा देना। तो ये सब हमारा किस में आया? तृतीय क्षेत्र में आया। इसके बाद हमारा चौथा क्षेत्र होता है, जो तृतीय क्षेत्र का ही विस्तार वाला रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, हमारा चतुर्थक सेक्टर होता है, चौथा सेक्टर होता है, चौथा क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, जो तृतीय क्षेत्र का ही एडवांस रूप है। यानी बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, इन सब का सबसे एडवांस रूप हमारा चौथा सेक्टर आ गया। ओके, इसके बाद आता है हमारा पांचवा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का पांचवा क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था का पांचवा क्षेत्र डील करता है बड़े बड़े उद्योगपति के मैनेजरों से। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योगपति के जो मैनेजर होते हैं, आपस में जब किसी बिजनेस को वो डील करते हैं, तो वो आ गया इकोनॉमी का पांचवा क्षेत्र। ठीक है, यूपीएससी में आ सकता है। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कैसे होते हैं। तो देखिए, टोटल 6 प्रकार के बताए गए हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। टोटल 6, देखिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। इनको हम बड़े विस्तार से एक एक करके समझते हैं। बहुत ही डीप मैं पढ़ा रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं कि इसी चैप्टर से मेरे कई क्वेश्चंस बनेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए, तो अर्थव्यवस्था के हम प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर। सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सरकार की भूमिका, सरकार की क्या भूमिका, यानी किस अर्थव्यवस्था में सरकार का सहयोग है और किस अर्थव्यवस्था में सरकार का सहयोग नहीं है। किस अर्थव्यवस्था में पूरी तरह सरकार संचालित करती है, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के लोग भी संचालित करते हैं, इसमें हमें देखना पड़ेगा। तो सरकार की भूमिका के आधार पर देखें तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे आने वाली स्लाइड में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, विकास के आधार पर अगर देखा जाए, विकास के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था और एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आया क्लास समझ में? ओके, क्षेत्रों के आधार पर अगर देखेंगे, क्षेत्रों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार की तीन क्षेत्रों के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कौन सी? एक कृषक अर्थव्यवस्था, एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था और एक सेवा अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अंतर संबंध के आधार पर, अंतर संबंध एक दूसरे के देश के संबंध के अनुसार कि हमारा और दूसरे देश से कैसे संबंध है, इसके आधार पर 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है: खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। आया समझ में? और नियोजन के आधार पर अगर देखा जाए, नियोजन के आधार पर देखा जाए तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। आगे और लास्ट, निर्भरता के आधार पर कि कोई किसी देश पर कितना निर्भर है। ठीक है, निर्भरता के आधार पर जो
अर्थव्यवस्था होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जो किसी पे डिपेंड ही नहीं है, अपने से ही सब कुछ चला रही है। और आश्रित अर्थव्यवस्था यानी जो दूसरों पर डिपेंड है। और तीसरा है परस्पर निर्भर। परस्पर निर्भर का मतलब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था, जो देश, किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरों पर डिपेंड भी है और नहीं भी है। ठीक है, थोड़ा डिपेंड है, थोड़ा नहीं है, तो वो कौन सी हो गई? परस्पर अर्थव्यवस्था। अब चलिए इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहां पे सरकार का कोई प्रभुत्व नहीं होता। सरकार का कोई प्रभुत्व नहीं होता कहने का मतलब कि सरकार वहां पर काम नहीं करती है, वहां पर निजी क्षेत्र के लोग काम करते हैं। निजी क्षेत्र के लोग अपना उत्पादन करते हैं, उसका रेट तय करते हैं, उसका वितरण करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मकसद होता है वो होता है लाभ कमाना, किसी तरीके से लाभ कमाना। लेकिन इसके डेफिनेशन में एक बार देख लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति किसके हाथों में होती है? निजी क्षेत्र के हाथ में। निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट लोग, गैर सरकारी लोग। कारकों की भूमिका प्रभावकारी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य व सरकार की भूमिका सीमित होती है, ना के बराबर। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो भूमिका होती है वो नहीं होती, ध्यान देना है, ठीक है। और इसी वजह से बड़े बड़े पूंजीपति लोग अपना दिमाग लगा के बिजनेस करते हैं और मांग और पूर्ति को करते हैं और अच्छा खासा बिजनेस कमाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होती है। कि कौन सिद्धांत पर? अहस्तक्षेप पे। जो एडम स्मिथ हैं वो कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो राज्य है वह ज्यादा डेवलप कर पाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां लाभ पर जोर होता है वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को से प्रेरित होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका, रूस, जापान, स्वीडन, यहाँ डेनमार्क, स्विस, स्विट्जरलैंड, यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। अब आ जाते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जरा समाजवादी अर्थव्यवस्था में देख लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपको समझ जाना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है समाज का कल्याण करना। तो देखिए, समाज का नाम ही आ गया, यहीं से आप समझ जाइए कि यहां पर कल्याण हो रहा है। किसका? समाज का। अब जहां पर कल्याण करने की बात आती है वहां पर लाभ नहीं होता। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है, यानी जितने डिसीजन होते हैं ये सब सरकार ही लेती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी होती है वो लगभग शून्य के बराबर होती है और इसमें लाभ नहीं होता। चलिए इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ये अर्थव्यवस्था समाजवादी समाज के स्थापना के उद्देश्य से प्रेरित होती है। अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व के अवधारणा लागू होती है। अतः ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य व सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। मांग और पूर्ति निजी क्षेत्र के साथ बाजार कारक की भूमिका नगण्य होती है। अपनी नियंत्रणकारी प्रकृति के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया कौन से एग्जाम्पल है? जैसे चीन का हो गया, क्यूबा का हो गया, उत्तर कोरिया का हो गया, स्पेन का हो गया, पुर्तगाल हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है और इसीलिए ये सब अमेरिका से करीब है, अमेरिका की तुलना में की जाए तो। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर निजी क्षेत्र के लोग और सरकार दोनों साथ मिलके काम करते हैं, साथ मिलके सहयोग देते हैं एक दूसरे को। वो इसलिए क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के पास संसाधन होते हैं कम और पैसा भी होता है कम। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के लोगों के पास संसाधन होते हैं और पैसा भी होता है। इसीलिए सरकार यहां पे समाजवादी लक्षण भी लाना चाहती है
और यहाँ पे पूंजीवादी लक्षण भी लाना चाहती है। इसीलिए दोनों को मिला के जो अर्थव्यवस्था बनती है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, और हमारा भारत कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल है जहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी सरकार का भी प्रभुत्व रहेगा और निजी क्षेत्र के लोगों का भी प्रभुत्व रहेगा। इसमें समाज का कल्याण भी होगा और इसमें लाभ भी होगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा जितना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। इसके एग्जाम्पल है इंडिया और चाइना। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चाइना समाजवादी में भी आ रहा है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था थी पहले वो समाजवादी थी, लेकिन अब जो चाइना की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आंसर्स का। वो क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूंगा और आपको देखना एकदम क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, और ये भी पता चल जाएगा कि आईएएस में किस तरीके के अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो सिर्फ ये वीडियो ही काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी जल्दी तो खैर थैंक यू नहीं होगा। अभी थोड़ा सा हम इस चार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, सरकार की भूमिका के आधार पर हमने सिर्फ अभी ये 3 अर्थव्यवस्था ही हमने देखा है। अब विकास के आधार पर देखते हैं। विकास के आधार पर तो जरा विकास के आधार पर देखिए। विकास के आधार पर 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती हैं। कौन सी? विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब इनको डिस्कस करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिस देश में भरपूर पैसा होता है, सभी लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़िया होती है, वो होते हैं विकसित देश। लेकिन वर्ल्ड बैंक के एक पैमाने की वर्ल्ड बैंक ने इसका एक पैमाना दिया है, इसका एक मात्रक दिया है कि कौन से देश को हम विकसित बोलेंगे और कौन से देश को हम विकसित नहीं बोलेंगे। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय, समझिएगा, जिस देश में प्रति व्यक्ति आय $12,056 या उससे ज्यादा है। क्या बोल रहा है? प्रति व्यक्ति आय मतलब एक साल में एक व्यक्ति की आय। ठीक है, डॉलर में बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि एक साल में प्रति व्यक्ति आय जिस देश में 12,056 या उससे ज्यादा है। अब 12,056 क्या? डॉलर। डॉलर 12,056 या उससे ज्यादा है, वह देश आता है विकसित में। ध्यान देना है, ठीक है। वो देश किस में आता है? विकसित में आता है। यानी ये विकसित देश का मतलब होता है जहां पर लोग अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, उनको किसी दूसरे के पैसे की जरूरत नहीं होती, अपने ही कमाए पैसों से वह अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं, और वहां पर डेवलपमेंट अच्छा खासा होता है, आधुनिक शहर होते हैं, तकनीकी का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं विकसित। तो एग्जाम्पल में दिया जाए विकसित देश, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कनाडा हो गया, और रशिया हो गया, जापान हो गया। यहां पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। अमेरिका जैसे देशों में तो गरीब उनको बोला जाता है जिनके पास मिनिमम एक कार होती है, एक 4 पहिया गाड़ी होती है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका में गरीब उसे बोला जाता है जहां पर लगभग व्यक्ति के पास एक कार हो। अब मुझे लगता है अगर भारत में किसी के पास अगर 4 पहिया गाड़ी हो जाएगी तो महाजन में गिना जाएगा वो। तो तुलना कर लीजिए कि अमेरिका के पास कितना पैसा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आते हैं विकासशील में। विकासशील में 2 कैटेगरी में बांटा गया है इसको। एक कैटेगरी है उच्च विकासशील और दूसरी कैटेगरी है मध्य विकासशील। तो उच्च विकासशील में जिन व्यक्तियों की, जिस देश में जिन व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय $3,000 से $12,055 के बीच में है, वो आते हैं उच्च विकासशील देश में। और जिनकी प्रति व्यक्ति आय 3,000, ये आंकड़ा जो 3,000 का है ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, 3,900 कुछ है, ठीक है। जिनकी प्रति व्यक्ति आय 3,900 या उससे कम $9,085 तक हो, यानी आप बोल सकते हैं कि ये जो विकासशील है, विकासशील को 2 वर्गों में बांटा गया है। विकासशील जो देश होते हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एक उच्च विकासशील और एक मध्यम विकासशील।
और उच्च विकासशील में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, मतलब उस देश के सभी नागरिकों की 1 साल की आय, औसतन आय, अगर उसकी $3,985 से $12,055 के बीच में है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा उच्च विकासशील देश में। लेकिन अगर उसकी आय, उस देश की आय, प्रति व्यक्ति आय 985 डॉलर से $3,984 के बीच में होगा, तो वो किस में आएगा? मध्यम विकासशील देश में। तो देखिए पैसा कितना कम है। विकासशील देश पूरी तरह डेवलप नहीं होते और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है, और यहाँ के लोग क्योंकि मध्यम वर्ग के रहते हैं, तो अपनी ज़रूरतों को बहुत ज़्यादा पूरा नहीं कर पाते हैं। टाइम लगता है पूरा करने में, क्योंकि पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, तकनीकी का इस्तेमाल नहीं होता है, आधुनिकीकरण नहीं हुआ होता है, पैसा कम रहता है, उधार लेके काम चलाना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे बोला जाता है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था बोला जाता है जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय 9,884 से कम हो। जिन देशों में, अच्छा, विकासशील देशों की जरा एग्जांपल देख लीजिए। विकासशील देश हैं जैसे चाइना हो गया, भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, ये सब विकासशील देशों में आते हैं, क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, अगर डॉलर वर्ल्ड बैंक के पैमाने पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, हाँ, वो बात अलग है कि बड़े बड़े लोग देश का पैसा मार के बैठे हैं। ठीक है, अल्प विकसित देश वो देश होते हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय 984 या इससे कम होता है। डॉलर एक साल में 984 या इससे कम कमाते हैं, वो होते हैं अल्प विकसित देश में आते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। जैसे नाइजर हो गया, चाड हो गया, और सोमालिया हो गया, तांजानिया हो गया, ये सब देश अल्प विकसित देश में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र के आधार पर 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है: कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। और इसका देखना बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का कि किसको हम कृषक बोलेंगे और किसको हम औद्योगिक बोलेंगे और किसको हम सेवा बोलेंगे। देखिए, जिन देश में 50 या 50% से अधिक, समझिएगा, जिन देशों में 50 या 50% से ज़्यादा कृषि की जाती है, वह कृषक अर्थव्यवस्था में आते हैं। आया समझ में? जैसे हमारे देश में 51% लोग कृषि में विलीन रहते हैं, तो हमारा देश कैसा है? कृषक अर्थव्यवस्था का है और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट है। जिन देश की जनसंख्या 50 या 50% से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में विलीन हो, वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था होती है। इसी तरीके से आगे, जिस देश की अर्थव्यवस्था, यानी जिस देश के लोग, नागरिक 50 या 50% से ज्यादा सेवा के क्षेत्र में विलीन हो, वह सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगा। जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। आगे बात करते हैं अंतर संबंध के आधार पर। अंतर संबंध के आधार पर मतलब कि एक देश का दूसरे देश से क्या संबंध है। खुली अर्थव्यवस्था, इसके 2 प्रकार हैं। खुली अर्थव्यवस्था, अब कैसे, जरा देखिए। खुली अर्थव्यवस्था कैसे? जो देश बाकी दूसरे देशों से आयात निर्यात करता है, यानी अपना सामान, अपना प्रोडक्ट दूसरे देशों में बेचता है और दूसरे देशों का सामान अपने देश में खरीदता है, उसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और वह देश जो ना तो आयात करता है ना तो निर्यात करता है, पूरी तरीके से बंद रहता है, अपने देश का ही प्रोडक्ट, माल अपने में ही गुजार लेता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ना वो आयात करता है ना निर्यात करता है, तो उसकी बंद अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत की बात करें तो हमारे भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली अर्थव्यवस्था है। और बहुत सारे साइंटिस्टों ने बोला, अर्थशास्त्रियों ने बोला कि अगर कोई देश, किसी देश की अगर खुली अर्थव्यवस्था नहीं है तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यानी अगर देश का विकास करना है तो खुली अर्थव्यवस्था होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन के आधार पर, नियोजन मतलब प्लानिंग करना। नियोजन के आधार पर 2 तरह की अर्थव्यवस्था होती है: योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिस देश में
अर्थव्यवस्था को पूरी प्लानिंग की तरीके से, योजना के तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। अब भारत की बात कर लें, भारत में हमारा पहले योजना आयोग था, जिसको 2015 में बदलकर नीति आयोग प्रधानमंत्री ने कर दिया, ठीक है? अब नीति आयोग में क्या होता है? देश के विभिन्न देश क्षेत्रों में डेवलपमेंट विकास के लिए योजना बनाई जाती है। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसी अर्थव्यवस्था है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? आया समझ में? अगली बात करते हैं, गैर योजनाबद्ध, जहाँ पर कोई योजना नहीं होती है, बस चल रहा है किसी तरीके से, ठीक है? आ रहा है पैसा, खा रहे हैं, खपत कर रहे हैं, बस। आगे बढ़ते हैं, निर्भरता के आधार पर। निर्भरता के आधार पर 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, आत्मनिर्भर, आश्रित और परस्पर। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मतलब जो किसी पे निर्भर नहीं है, अपने बलबूते पर बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट करती है। किसी भी देश की उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हालाँकि ऐसा कोई भी देश नहीं है विश्व में जिसको किसी दूसरे देश की ज़रूरत ना पड़े। हम सभी को किसी न किसी देश की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी लोग एक-दूसरे पर आश्रित रहते हैं। दूसरा, आश्रित अर्थव्यवस्था। आश्रित अर्थव्यवस्था वह है कि जिस देश के नागरिक या जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, वह अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? आश्रित अर्थव्यवस्था। अब लास्ट है परस्पर अर्थव्यवस्था। परस्पर अर्थव्यवस्था का मतलब कि जो थोड़ा बहुत दूसरे देशों पर निर्भर है, जैसे भारत। भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर थोड़ी है। अब भारत आश्रित भी नहीं है। हमारे देश में देखिए इतने बड़े-बड़े अरबपति हैं, इतना उद्योग है हमारे देश में, इतना रेलवे है, हर चीज़ का उद्योग होता है, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, फ्लाइट्स हैं और भी सेना है। लेकिन इस पर भी हमें कुछ-कुछ ज़रूरत पड़ जाती है दूसरे देशों की। तो हम किस तरीके से हैं? परस्पर निर्भरता अर्थव्यवस्था वाले लोग हैं हम, ठीक है? तो ये था एक संपूर्ण लेक्चर आपके अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर के साथ मैं जल्द ही आऊँगा और इससे पहले हम इसके आईएएस में आए क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।